बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी काव्य के बारे में, और हिंदी काव्य का या रामबाण वीडियो होगा। रामबाण वीडियो कहने का मतलब ये, जिस प्रकार से महासंग्राम वीडियो होता है उसी प्रकार से ये रामबाण वीडियो है। मतलब कि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रीवियस ईयर में यानी 2022 में और 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे। 2023 का मतलब ये है कि दो बार पेपर हो चुके हैं प्रथम सेमेस्टर के, और दोनों में कहीं ना कहीं पे पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं लिखित वाले। तो उनके बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो। आपको बता दूं, आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, माइनर वालों के लिए अलग से बना रखी है। तो ये मेजर कोर्सेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, माइनर वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट आप जानेंगे। तो आइए बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यानी नवीनतम मॉडल पेपर है ये 2024 की परीक्षाओं के लिए, हिंदी काव्य का रामबाण वीडियो है, ये बात ध्यान रखेंगे। रामबाण वीडियो बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपकी परीक्षा में, ये बात ध्यान रखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और उनके सॉल्व को आपके समक्ष दिया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है 2024 में, उन प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो महासंग्राम जो है 1 और महासंग्राम 2.0, और इसके बाद में रामबाण वीडियो ये, और मॉडल पेपर जो होते हैं वो, अगर ये सब आप देखेंगे तो आसानी से आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। चले, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण बताएं, अथवा प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास की विभाजनगत स्थिति पर प्रकाश डालिए। कुछ ऐसे प्रश्न अगर पूछेंगे तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसके उत्तर को दे सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास या काल, मतलब जो काल विभाजन है इसका या नामकरण जो है, इसके बारे में अगर चर्चा करें, देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर 4 कालों में बांटा है, यानी कि 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही बांटते हैं। दूसरा प्रश्न आपको ये दिया गया कि प्रवृत्तियों के आधार पर, तो रामचंद्र शुक्ल जो है प्रवृत्तियों के आधार पर ही नामकरण करते हैं हिंदी साहित्य का, तो उनका नाम मतलब कि नामकरण समझ लेना बहुत ही बेहतर होगा। इसीलिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पुस्तक में जो 4 कालखंड उन्होंने बांटे हैं उनके बारे में, उसी 4 कालखंडों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला काल है आपका वीर गाथा काल। वीर गाथा काल की अगर बात करें तो वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक जो है रहा। विक्रमी संवत का अगर आपको सन में निकालना होता है ईसवी सन में, तो आप सीधा सीधा से 1050 है, 1050 से आप अगर आप जो है 57 घटा देंगे तो आपका निकल आएगा। यहाँ से उधार लिया, यहाँ भाई 10, 10 में से 7 गए, यहाँ बचा 3। ठीक है, यानी 43 आपका आएगा। यहाँ से उधार लिया, यहाँ भाई मतलब कि यहाँ पर 4 बचा, यहाँ 14, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ मतलब कि 14 में से 5 गए 4, और 14 में से 5 गए कितना होगा आपका 9 होगा, बिल्कुल 9 होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका फिर यहाँ पर 9 बचेगा, तो 14 में से 5 गए कितना होता है 9 होता है, बिल्कुल 993 जो है ये आपका पड़ जाएगा। 993 ईस्वी, या लगभग मान लीजिए कि 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है। 993 ईस्वी अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से प्रारंभ होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी साहित्य की जो एक प्रकार से रचनाएं शुरू होती हैं वो 993 से आपको दिखाई पड़ने लगती हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार। हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से मानी, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी 1050 विक्रमी आदिकाल यानी वीरगाथा काल का समय। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक का जो समय काल है ये रहा है वीरगाथा काल। दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल की प्रवृत्तियों के हिसाब से उसको भक्ति काल कह देते हैं। तो भक्ति काल नामकरण किसने दिया, भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा, या उत्तर मध्यकाल मतलब पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल किसने कहा, तो आप बताओगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी का जो समय काल है ये भक्ति काल में गिना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका हिंदी साहित्य में रीतिकाल। रीतिकाल की अगर बात करें तो रीतिकालीन काल इसको किसने कहा, तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी का जो इतिहास है 2 वर्षों का लगभग, इसमें आपको रीतिकालीन परंपरा से रिलेटेड जो कविताएं होंगी वो मिलेंगी। इसके बाद में अगला है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चूंकि आधुनिक काल में आते आते गद्य का विकास हो गया था, इसीलिए
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा? गद्य काल संज्ञा दी, ये बात ध्यान रखेंगे। और गद्य काल की शुरुआत जो होती है 1900 संवत से लेकर के आज तक जो समय है वो गद्य काल का ही समय रहा है। तो इस तरीके से ये प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की स्थिति बताई, विभाजन किया। तो इसके बारे में मैंने आपको समझा करके बता दिया अच्छे तरीके से। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई हुई होंगी। तो हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में बांट करके शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य लेखन की जो नवीन वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके उन्होंने जो निकाला था, प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य का विभाजन किया, वो 4 हैं: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में इन्होंने भी बांटा। शुक्ल जी ने 4 में बांटा, इन्होंने भी 4 में बांटा। इन्होंने क्या कहा? पहला काल है आदिकाल, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको वीरगाथा काल कहा। तो आदिकाल इनका है 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक का जो समय काल है, ये एक प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये आदिकाल रहा है। इसके बाद में इन्होंने पूरब मध्यकाल कहा। पूरब मध्यकाल 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी, ये पूरब मध्यकाल है, यानी जिसको आप भक्ति काल कहते हैं, उसी को 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी, यानी लगभग 250 वर्षों का समय काल जो रहा है, ये भक्ति काल का रहा है, यानी पूरब मध्यकाल का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसके बाद में उत्तर मध्यकाल आता है। उत्तर मध्यकाल की अगर बात की तो 1650 से 1850 तक का जो काल रहा, लगभग 200 वर्षों का ये काल रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग उत्तर मध्यकाल, यानी जिसको आप रीतिकाल कह सकते हैं। अच्छा, आचार्य शुक्ल भी यही डाटा जो इनका है सन वगैरह वाला लगभग एक समान ही प्रतीत होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पहले इन्होंने लिखा है, ये बात ध्यान रखें, यानी कि सीनियर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी जी से। क्लियर। और चौथा काल जो है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 से लेकर के आज तक जो है चलता आ रहा है। तो इस तरीके से ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का काल विभाजन रहा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, आदिकाल के विविध नामकरण, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये बढ़िया प्रश्न है और परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे इस युग का नाम आदिकाल निश्चित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी इसको वीर काव्य कहते हैं। और वीरगाथा काल, जैसा कि आपको पता होगा, यह नाम वीरगाथा काल जैसा ही है, क्या वीर काव्य। और वीरगाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। वीर काव्य किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने कहा। इसके बाद में डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने इसको आधार काल कहा कि ये हिंदी साहित्य का आधार काल है। इसके बाद में डॉक्टर वासुदेव सिंह जी ने इसको उद्भव काल कहा। तो इसी तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से नाम दिए, लेकिन ये दोनों नाम आदिकाल के करीब माने जाते हैं। ठीक है, तो आदिकाल जो रहा है ये सबसे बेटर नाम रहा है। आदिकाल, हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आदिकाल नाम देते हैं आदिकाल को, लेकिन वो प्रवृत्ति के हिसाब से जब कहने आते हैं तो वो वीरगाथा काल पर ज़्यादा फोकस करते हैं और आदिकाल पर कम फोकस करते हैं। और यही कारण है कि हिंदी साहित्य का जो वीरगाथा काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया और आदिकाल नाम आकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी उस पर पुरजोर तरीके से आदिकाल का समर्थन करते हैं और आदिकाल नाम फेमस हो जाता है। तो इस तरीके से ये आदिकाल के कुछ नाम थे जो कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताए थे। चौथा क्वेश्चन, प्रश्न बढ़िया है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं अथवा आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो कोई भी प्रश्न पूछे आपको उत्तर यही लिखना है। देखिए, वीरगाथा काल में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, यानी आदिकाल की बहुत प्रवृत्तियां हैं। जैसे कि रासो साहित्य इसमें आपको लिखा मिलता है। रासो साहित्य में आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के रासो ग्रंथ आपके समक्ष आते हैं। ठीक है, रासो ग्रंथ के अलावा आप देखते हैं कि इसमें सिद्ध साहित्य भी है, जैन साहित्य भी है। तो आदिकाल में एक तरफ रासो साहित्य हो गया, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये 3 साहित्य, इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय साहित्य भी आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप लौकिक साहित्य बोलते हैं। तो आदिकाल में आप देखेंगे कई विचारधारा या कई मत के को लेकर के रचनाएं हो रही थी। कुछ रासो साहित्य लिखे गए, कुछ सिद्ध साहित्य लिखे गए, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य, ये सब जो रहे हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो और विद्यापति, कुछ भी मतलब विद्यापति भी लिखने वाले रहे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले लेखक मतलब हिंदी के,
विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी आदिकाल की विशेषताओं में अपना एक लौकिक साहित्य करते हैं, लौकिक साहित्य लिखते हैं। अमीर खुसरो की बात करें वो भी, और विद्यापति भी। इन्हीं प्रवृत्तियों या प्रमुख प्रवृत्तियों का साहित्य ही संपूर्ण आदिकाल में देखा जाता है, चाहे वो इसकी बात करें सिद्ध साहित्य की, नाथ साहित्य की, रासो साहित्य की, जैन साहित्य की, लौकिक साहित्य की। ये 4-5 साहित्य जो हैं आपको आदिकाल में मिलेंगे, और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा का पूरा आदिकाल घूमता रहता है। आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। वीर गाथा काल के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो वीर गाथा काल को विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे बीज बपन काल कहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बीज बपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसको? वीर गाथा काल को। वीर गाथा काल स्वयं आचार्य शुक्ला जी ने कहा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल संकरतान जी ने कहा। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, ठीक है। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। तो ये वीर गाथा काल के अन्य नाम है। इसके पहले मैंने और तमाम प्रकार के नाम के बारे में आपको बताया था अलग अलग विद्वानों के अनुसार, तो ये भी आप नाम याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीज वेपन काल, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी, सिद्ध सामंत काल राहुल संकरत्यान जी, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन लोगों ने वीर गाथा काल को इन अन्य अन्य नामों से पुकारा, क्योंकि वीर गाथा काल जो रहा है उसकी प्रवृत्तियां अलग अलग रही हैं, और उन्हीं प्रवृत्तियों को देखें तो कोई किसी प्रवृत्ति पर ज़्यादा गहन अध्ययन करता है, कोई किसी दूसरे प्रवृत्ति पर, और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम हो जाते हैं इसके। आगे देखेंगे, अब नाथ साहित्य की विशेषताएं बताएं। नाथ साहित्य क्या है, रासो साहित्य क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो नाथ साहित्य की अगर बात करें, देखें नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि नाथ साहित्य में आप देखेंगे तो नवनाथों की बात होती है, उसमें गोरखनाथ जो होते हैं नाथ पंथ की स्थापना करते हैं। नाथ साहित्य गोरखनाथ से शुरू होता है, और गोरखनाथ उसके प्रमुख कवि भी हैं। हठ योग की साधना को विशेष महत्व मिलता है, सबसे पहली बात यहाँ पर नाथ साहित्य में। दूसरी बात, नारी साहचर्य का विरोध होता है। तीसरी बात, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना करी जाती है। अपभ्रंश भाषा में रचनाएं लिखी जाती हैं। तो ये कई विशेषताएं हैं नाथ साहित्य की। नाथ साहित्य में जो नारी सहचर्य है उसका विरोध करते हैं लोग, ठीक है। हठ योग की स्थापना होती है, योग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ईश्वर के निर्गुण यानी निराकार रूप की बात करते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है। आप देखेंगे यही विशेषताएं आपको कबीर के यहाँ देखने को आपको मिलेंगी। आप भक्ति काल में आ जाएंगे, कबीर दास आप देखेंगे, कबीर दास के यहाँ भी हठ योग की बात होती है, निराकार ब्रह्म की बात होती है, ठीक है। तो नाथ साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो खूब आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे वो कबीर दास के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये नाथ साहित्य की कुछ विशेषताएं थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है, रासो साहित्य क्या है बताएं। रासो साहित्य की अगर बात करें तो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत उपलब्ध अधिकांश रचनाओं के नाम जो है रासो शब्द से जुड़े हैं। और रासो शब्द जो है राजसूई या रासायन या रहस्य या रास या रासक से बना हुआ है, चाहे रसायन से माने, चाहे राजसूई से, चाहे रहस्य से, या रास या रासक से। इन कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए हैं। और रासो साहित्य आप देखेंगे आदिकाल में कई सारे रासो ग्रंथ लिखे गए, जैसे परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये सब रासो ग्रंथ हैं, और इन्हीं रासो शब्द चूंकि इनके अंत में रासो रासो लगा हुआ है इसीलिए इसको रासो साहित्य कहा गया इन काव्यों को, और इसमें वीरतापूर्वक चीज़ें बताई गई। तो ये रासो साहित्य यही है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं लिखिए। क्या विशेषताएं थी, क्या प्रवृत्तियां थी रासो साहित्य की, क्या हैं बताएं। तो रासो साहित्य के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला लक्षण है मुख्यतः संबंधित राजा की प्रशस्ति यानी प्रशंसा करी जाती है। मतलब जिस राजा के यहाँ पर लोग कवि यानी जो कवि लोग थे, यानी कि जिसके आश्रय में रहते थे जिन राजाओं के, उनकी खूब बढ़ा चढ़ा करके बातें बता करके लिखते थे। राजाओं के युद्धों और उनकी वीरता का गान करते थे। युद्धों का सजीव चित्रण आपको मिलेगा, क्योंकि राजाओं के साथ साथ जो इनके कवि होते थे दरबारी, वो भी राजाओं के साथ साथ युद्ध में भाग लेते थे। और जब युद्ध में भाग लेते थे, युद्धों का आंखों देखा हाल लिखते थे जो रासो साहित्य के कवि हैं। तो संबंधित राजा की प्रशस्ति यानी प्रशंसा करते थे, राजा के युद्धों और उनकी वीरता का गान करते थे अपनी रचनाओं में, राजाओं के प्रेम प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन करते थे, खूब बढ़ा चढ़ा करके बताना। विभिन्न भावों के अनुसार अलग अलग छंदों का प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। तो ये सब वीरतापूर्वक काव्य लिखा गया है इसमें। तो रासो साहित्य की तमाम विशेषताएं आप लिख सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का नाम लिखिए।
अष्टछाप के कवियों की अगर बात की जाए तो आदिकाल के बाद में जो आपके इसमें आता है भक्ति काल। भक्ति काल की अगर बात की तो भक्ति काल जो है वो आप उसको कई खंडों में बांट सकते हैं। भक्ति काल मुख्य रूप से 2 खंडों में बटा हुआ है। एक है आपका निर्गुण ज्ञानाश्रयी और एक है जो आपकी सगुण ज्ञानाश्रयी। निर्गुण ज्ञानाश्रयी जो है 2 खंडों में बटी हुई है। एक है आपकी जो है प्रेमाश्रयी शाखा और एक है ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो है कबीरदास और प्रेमाश्रयी के प्रवर्तक हैं आपके वैसे तो मुल्ला दाऊद को माना जाता है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ बड़े फेमस हैं इसमें। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं सगुण भक्ति धारा की, सगुण भक्ति धारा में एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्त शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा की बात की तो सूरदास उसके बड़े फेमस कवि हैं और राम भक्त शाखा के तुलसीदास। और उसी कृष्ण भक्त शाखा की अगर बात करें, प्रश्न जो पूछा गया है, कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं सूरदास जी। अष्टछाप के कवियों के वो प्रमुख कवि हैं और इनके सूरदास जी के गुरु थे बल्लभाचार्य जी। बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ। उन्हीं विट्ठलनाथ ने क्या किया था, अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। ये बात ध्यान रखेंगे। तो समझते हैं इसको। तो अष्टछाप के कवियों का नाम लिखिए। तो श्री वल्लभाचार्य ने जिस पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना करी थी, उसका जिन हिंदी भक्त कवियों के द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? वल्लभाचार्य ने करी थी। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ। उन्होंने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया और अष्टछाप के नाम से जो है इस भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाया। तो इसमें आप देखेंगे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये 8 लोग थे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कवि थे और इन 8 कवियों को मिला करके अष्टछाप के कवि बने थे। ठीक है, और ये कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे और इन्हें ही अष्ट सखा भी कहते हैं। तो अष्ट सखा पूछे चाहे अष्टछाप पूछे, बात एक ही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। कृष्ण भक्ति शाखा में आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है और इसके अलावा कृष्ण के वात्सल्य और श्रृंगार पक्षों की प्रधानता आपको देखने को मिलती है कृष्ण भक्त शाखा की विशेषताओं में। मुक्तक और गीति काव्य लिखे गए, यहाँ पर प्रबंधात्मक रचनाएं आपको नहीं मिलेंगी। ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी गई हैं और ये तमाम प्रकार की विशेषताएं आपको इसकी मिल जाएंगी। आगे देखिएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम बताएं। कृष्ण भक्त शाखा के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछते हैं। देखिए, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की बात की जाए, देखिए सूरदास की बात की है तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी और एक रचना और है आपकी सूर सारावली। 3 रचनाएं इनकी प्रमाणिक मानी जाती हैं। दूसरे विद्वान हैं नंददास जी। नंददास की रचना है रस मंजरी और रूप मंजरी। तीसरी रचना है कृष्णदास की, कृष्णदास मतलब तीसरे विद्वान है कृष्णदास जी, इनकी रचना है भंवर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। चौथे विद्वान है परमानंद दास जी, परमानंद सागर लिखा इन्होंने। और अगले विद्वान है चतुर्भुज दास जी। चतुर्भुज दास द्वादश यश और भक्ति प्रलाप नामक ग्रंथ लिखते हैं। तो इस तरीके से ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और उनकी ये रचनाएं हैं। तो आपसे अगर पूछेगा, प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल की बात करें अगर, तो रीतिकाल का समय काल क्या है? रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक का जो समय काल है वो माना जाता है। और आप देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको रीति काव्य कहा, रीतिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल कहते हैं उत्तर मध्यकाल को। मिश्र बंधु गणेश, अच्छा, मिश्र बंधुओं में कौन कौन लोग थे आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। गणेश बिहारी मिश्रा जी, श्याम बिहारी मिश्रा और सुखदेव बिहारी मिश्रा, ये 3 जो है भाई थे आपस में। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्हीं को मिश्र बंधु कहते हैं। तो ये 3 भाई थे मिश्र के, मतलब मिश्र थे, 3 भाई थे तीनों, और इन्हीं तीनों को मिश्र बंधु कहते हैं। इन मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने श्रृंगार काल कहा। पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल कहा। तो इस तरीके से रीतिकाल को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। हालांकि प्रश्न यहाँ पर है कि प्रमुख कवि रीतिकाल के कौन है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रीतिकाल को बेसिकली वैसे 3 भागों में बांटते हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि हैं आपके केशुदास। रीतिमुक्त के प्रमुख कवि हैं आपके आलम बोधा और ये घनानंद। और रीतिसिद्ध के कवि हैं प्रमुख क्या बोलते हैं, बिहारी लाल जी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवियों की अगर बात की जाए, देखें केशवदास सबसे प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के। और केशवदास की रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता।
केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कुछ विद्वान केशवदास को भक्ति काल का स्वीकार करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी जो है बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल के। इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु और पिंगल, ये रचनाएं इनकी हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी की। अगले विद्वान है मतीराम जी। मतीराम जो है ललित कलाम लिखते हैं, मतीराम सतसई और रसराज, ये तीन रचनाएं मतीराम जी की हैं। सेनापति की रचना है काव्यकल्प, ठीक है, तो काव्यकल्प सेनापति ने लिखा, सेनापति विद्वान आदमी है। आचार्य देव, देव की बात की तो भाव विलास नामक रचना लिखते हैं, ये सब रीतिकाल के कवि हैं। इसके बाद में भूषण, ये भूषण जो है राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बाउनी, छत्रसाल दशक, ये सब रचनाएं जो हैं महाकवि भूषण की हैं। इसके अलावा बिहारी लाल की बात की है तो एकमात्र रचना बिहारी लाल की है पूरे के पूरे हिंदी साहित्य में, बिहारी सतसई, 713, 719 या 721 दोहों की ये रचना। कोई कोई विद्वान 713 स्वीकार करते, कुछ 719 बताते हैं, कुछ लोग 721 बताते हैं। जो भी हो, बिहारी सतसई में मुख्य रूप से अगर बात की जाए 713, 719 दोहे हैं और 719 दोहे मान लीजिए। 719 दोहों के माध्यम से पूरे के पूरे विश्व के साहित्य में अमर हो जाते हैं। कबीरदास को ही जो है कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया, कबीरदास ने, सॉरी बिहारी लाल ने। और बिहारी लाल की अगर बात करें तो इनके संदर्भ में कहा जाता है कि सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें और घाव करें गंभीर, तो कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहारी लाल बहुत ही धाकड़ कवि थे, मन मस्त मौला कवि, कबो पढ़ो बिहारी लाल का मजा आए जे एकदम से पढ़त पढ़त। तो वो हुए बिहारी लाल। बिहारी लाल यक्के रचना लिखी लेकिन वही फेमस हुई गए। आगे देखो घनानंद, घनानंद तो इनके किस्सा हम सुनाए ना प्रेम वाला, अगर आप लोग जाने हुए तो जो माइनर वाला पेपर था उसमें मैंने बताया था। तो घनानंद बहुत प्रेमी आदमी, सुजान नाम की एक नर्तिका थी, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे, उनसे बड़ा प्रेम करते थे, धोखा दे दिया था उन्होंने, मतलब इनके साथ जाने से मना कर दिया था घनानंद, ठीक है। तो सुजान सागर इन्होंने लिखा, सुजान हित लिखा, सुजान ये इनकी प्रेमिका थी, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। तो ये घनानंद जी हैं, रीति मुक्त परंपरा से हैं। इसके अलावा बोधा की बात की है तो बिरह बारीस, इश्कनामा, घनानंद, बोधा, आलम, ये तीनों बड़े ही बिरही कवि रहे हैं, ठीक है। भिखारी दास की बात की तो रस, सारांश, काव्य निर्णय, ये सब रचनाएं भिखारी दास की। तो ये सब रीति बद्ध परम मतलब की रीति काल के प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये सब प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते रहे हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आप जो है सब्सक्राइब कर देंगे तो आप अगले मतलब जो पिछले मतलब अगले 5 सेमेस्टर आने वाले हैं उनकी तैयारी भी आपकी बेहतर होती रहेगी शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। 12वां क्वेश्चन है रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में क्या अंतर है, उदाहरण के सहित स्पष्ट करें। देखिए रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में बड़ा अंतर है। देखिए जिन कवियों ने रीति में उल्लिखित प्रमुख काव्य लक्षणों के अनुसार काव्य रचनाएं की हैं उन्हें रीतिबद्ध कहा जाता है। अर्थात जिन कवियों ने नायिका भेद, अलंकार, रस, काव्य रूढ़ी इन सभी का पालन किया वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। जैसे कि बिहारी लाल को कुछ विद्वान रीति सिद्ध परंपरा से जोड़ते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा लिखते नहीं हैं। मतीराम, भूषण, ये सब कवि जो हैं ये रीतिबद्ध परंपरा से हैं, और केशवदास। जबकि जिन कवियों ने इन रीतियों का पालन नहीं किया वे रीतिमुक्त कवि कहलाए। उनमें घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम ये सब आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा में कुछ अंतर जिसके बारे में हमने आपको समझाया बताया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न है द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम। द्विवेदी युग के साहित्यकार की अगर बात की है तो देखिए एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग जो आपका पढ़ा है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आधुनिक काल मैंने आपको बता दिया था, आधुनिक काल जो है वो एक ही काल में नहीं, आधुनिक काल 1850 से शुरू होता है और 1900 ईस्वी तक जो चलता है आधुनिक काल में वो होता है भारतेंदु युग। फिर उसके बाद में 1900 से प्रारंभ होता है और आपका चलता है 1918 या 1920, आप मान लें 1920 या 1918 तक, 1918 मान लेते हैं, 1918 तक चलता है आपका कौन सा, द्विवेदी युग। और 1918 से लेकर के 1936 तक आपका चलता है छायावाद। 1936 से लेकर के 1943 तक आपका चलता है कौन सा चलता है, 1936 से लेकर के 1943 तक चलता है आपका प्रगतिवाद। और उसके बाद में 1943 में आप देखते हैं एक तार सप्तकों का प्रकाशन होता है अज्ञे जी के द्वारा, 7 कवियों का संग्रह। तो उसमें 1943 से लेकर के 1953 का जो समय काल है 10 सालों का, ये चलता है, इसको जानते हैं आप प्रयोगवाद के नाम से।
1953 से लेकर के या 54 से लेकर के 1960 तक आप जानते हैं इन कविताओं को नई कविता का आंदोलन कहते हैं, इसी में हुआ। और इसके अलावा 1960 के बाद से लेकर के अब तक जो कविताएं लिखी गई हैं, अब तक वो सब कविताएं साठोत्तरी कविताएं या जिसको आप समकालीन कविताएं कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हिंदी काव्य का विभाजन किया गया आधुनिक काल का। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। तो द्विवेदी युग उनमें से जो है यानी 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 या 1920 ईस्वी तक, 1918 तक अगर मान लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 1900 ईस्वी से आप देखते हैं 1900 से शुरू माना जाता है, हालांकि बेसिकली 1903 से शुरू माना जाता है इसको, क्योंकि 1903 में आप देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर ये द्विवेदी युग पड़ा है, तो ये 1903 में सरस्वती पात्रिका का संपादन संभालते हैं और उसके बाद से द्विवेदी युग मुख्य रूप से औपचारिक रूप से प्रारंभ हो जाता है। तो द्विवेदी युग के 6 साहित्यकारों में पहला नाम तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही होगा, दूसरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। हिंदी साहित्य की खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखने का श्रेय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, मैथिली शरणगुप्त जी बहुत ही जबरदस्त विद्वान, बहुत ही अच्छे विद्वान, राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरणगुप्त और बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत इज्जत करते थे, महावीर प्रसाद मतलब मैथिली शरणगुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी की बहुत इज्जत करते थे। जब भी मिलते थे पैर छू करके प्रणाम करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उनको कविता कैसे करनी है, कैसे लिखना है, किन टॉपिक पर लिखना है, ये बताया करते थे। मैथिली शरणगुप्त कहते हैं खुद अपने शब्दों में कि जिस प्रकार से हनुमान जी ने तुलसीदास की मदद करी थी महावीर ने, ऐसे ही एक महावीर हमारे जीवन में भी हैं और वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने हमें लिखने में बहुत योगदान दिया। तो मैथिली शरणगुप्त की रचना आप पढ़ें, बहुत जबरदस्त रचनाएं होती हैं। लोचन प्रसाद पांडे जी ये भी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। सियाराम शरणगुप्ता जी और लक्ष्मीधर वाजपेयी जी, ये 6 विद्वान हैं जो कि द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भक्ति काल की अगर बात की जाए तो भक्ति काल आप सभी लोग जानते हैं, भक्ति काल को कई कई भागों में बांटा जाता है और भक्ति कवियों में आप देखेंगे तो काव्य में आत्म समर्पण की पवित्रता की भावना पाई जाती है। उन्होंने सर्वत्र अपने मतलब दैन्य प्रदर्शन किया है अपना। और इसके अलावा आप देखते हैं भक्त कवियों के नाम की महत्ता पर विशेष बल देते हैं। इसके अलावा इसमें कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जैसे धुरंधर रहे हैं। तो ये रहा है भक्ति काल। भक्ति काल की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि पहली विशेषता, भक्ति काल को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पहली बात, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, सबसे पहली विशेषता यही है। दूसरी बात, दास्य भाव को लेकर के भगवान की भक्ति की गई है इसमें, यानी भगवान को एक प्रकार से भगवान को स्वामी माना गया, अपने आप को दास माना गया और उसके अकॉर्डिंग भक्ति करी गई है। कहीं कहीं पर आपको देखेंगे भक्ति काल में जैसे कृष्ण भक्त शाखा के जो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी हैं वो दास्य भाव की भक्ति करते हैं, लेकिन वहीं सूरदास जी आप देखेंगे कृष्ण भक्त शाखा के हैं, वो मतलब राम भक्त शाखा के जो हैं तुलसीदास जी वो दास्य भाव की भक्ति करते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त शाखा के जो कवि हैं मतलब सूरदास जी वो साख्य भाव की भक्ति करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि दास्य भाव भक्ति प्रधान है यहाँ पर। तीसरी बात, लोक मर्यादा और वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई है, तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए हैं। एक तरफ कृष्ण भक्त शाखा में मुक्तक काव्यों की भरमार थी, दूसरी तरफ प्रबंध काव्यों की भरमार आप देखते हैं आपको मिलेगी मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास जी के यहाँ। एक तो पद्मावत, एक रामचरितमानस, 2 बड़े महाकाव्य का रचना जो हुई वो भक्ति काल में हुई। क्लियर। इसके अलावा सूरदास के मुक्तक पद और कबीरदास के जो रचनाएं हैं बड़ी फेमस रचनाएं हैं। तो अनेक शैलियों को अपनाया गया, मतलब कि मुक्तक और प्रबंध दोनों के अलावा भी और जो शैली है उनको अपनाया गया। वेद और अन्य शास्त्रों के विचारों की प्रधानता इसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा सामाजिक मर्यादा की स्थापना भी की गई है और लोक समन्वयवादी चेष्टा की बात करी गई, समन्वयवाद को बढ़ावा मिला है। तो भक्ति काल की ये तमाम विशेषताएं आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा की 4 मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं जैसे कल्पनाशीलता के स्थान पर यथार्थवाद का आग्रह किया गया है प्रयोगवाद में। दूसरी बात, कल्पनाशीलता की नवीन प्रक्रिया सामने आई है। तीसरी बात, लघुता के प्रति नवीन दृष्टिकोण सामने आया है। बौद्धिकता की प्रतिष्ठा हुई है। मांसल प्रेम और दमित वासना की अभिव्यक्ति करी गई है। भाव क्षेत्र में रूढ़ी विद्रोह हुआ है। इसके अलावा छंद विधान के प्रति विद्रोह हुआ है। अतृप्त रागात्मकता की अभिव्यक्ति हुई है।
सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपता के प्रति व्यंग किया गया है। वैचित्र प्रदर्शन की मानसिकता आपको दिखाई देगी प्रयोगवादी काव्य धारा में। शैली शिल्प को नवीनता मिलती, शैलीगत नवीनता आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं छंद वगैरह को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, जो यथार्थ चीज़ें होती, जो बातें होती, उसी को एग्जैक्ट लिखते हैं ये लोग, ठीक है। और शोषक और शोषण के प्रति इसमें तमाम प्रकार की विचारधारा आने लगी थी। हालांकि ये मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई रचनाएं हैं। मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव आपको प्रयोगात पर दिखेगा कुछ कुछ। आगे देखेंगे 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा प्रगतिवादी काव्य धारा की 4 विशेषताएं बताएं। देखिए, पहली विशेषता प्रगतिवादी काव्य धारा की, प्रगतिवाद का समय काल क्या है, 1936 से लेकर के 1936 से लेकर के 1943 का प्रगतिवाद। प्रयोगवाद 1943 से 1953 या 54 तक, ठीक है। तो जो प्रगतिवादी काव्य धारा है सामाजिक यथार्थवाद की बात करती है, समाज में जो चीज़ें हैं हूबहू उसको दिखाने का काम करती है। सामाजिक समस्याएं जो हैं उसके प्रति संतुष्टता है, जो सामाजिक समस्याएं हैं वो सामाजिक समस्याएं रचनाओं में लिखी गई हैं। उन सामाजिक समस्याओं के प्रति सहानुभूति या उन सामाजिक समस्याओं के प्रति एक प्रकार से मतलब कवि साहित्यिक दृष्टिकोण अपनाया गया है, यानी सामाजिक समस्याओं को कविता में उकेरा गया है। तीसरी बात बौद्धिकता आपको दिखाई पड़ेगी, व्यंग्यात्मकता है, व्यंग किया गया है, ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं, परिवर्तन और क्रांति की पुकार लगाई गई है कविताओं के माध्यम से, सांस्कृतिक समन्वय की भावना की स्थापना करने का प्रयास किया गया है प्रगतिवादी काव्य धारा के माध्यम से, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की बात करी गई है, मानवतावाद की बात करी गई है, प्रेम का सुष्ठु और सामाजिक रूप आपके समक्ष आया है, नारी स्वतंत्रता की पुकार लगाई गई है, नारी और नर की समानता की बात करी गई है, शोषित के प्रति सहानुभूति और शोषक के प्रति आक्रोश की भावना दिखाई गई है। और इस दृष्टि से अगर देखें तो प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। एक शब्द में अगर आप कहें तो प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। हालांकि मार्क्सवाद जो यूरोपीय मार्क्सवाद है उससे बिल्कुल अलग है भारतीय मार्क्सवाद, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये विशेषताएं हैं प्रगतिवादी काव्यधारा की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे विशेषताओं को ध्यान रखेंगे, ये रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। रामबाण वीडियो है, एक ऐसा रामबाण जो कि परीक्षा के अंतिम समय के लिए आपका बहुत हेल्प करने वाला है। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करें, प्रवृत्तियां लिखिए, अथवा कृष्णाश्रयी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कृष्णाश्रयी शाखा के बारे में मैंने आपको बताया भी था। देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे पहली बात, इन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ही अपना वर्ण विषय बनाया, पहली बात। दूसरी बात, इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। तीसरी बात, कृष्ण काव्य मुक्तक और गीत काव्य में लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा चौथी बात, काव्य रचना ब्रज भाषा में हुई है इसमें। और भी आप देखेंगे इन कवियों ने कृष्ण की भक्ति साख के भाव की भक्ति है, यानी सखा मान करके भगवान श्री कृष्ण को पूजा करते हैं। तो ये है आपकी कृष्ण भक्त शाखा की विशेषताएं। जबकि राम भक्त शाखा की विशेषताओं में आप देखेंगे तो भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो राम भक्त कवि जो हैं वो वैष्णव थे और वे भगवान विष्णु के सगुण रूप साकार रूप जो राम के रूप में पूजते हैं, तो उनका बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्हीं के उपासक हैं राम भक्ति के शाखा के जो लोग हैं, सब भगवान श्री राम दशरथ पुत्र राम की पूजा करते हैं। इन कवियों ने इष्ट देव राम को का गुणगान करते हैं, उनके चरणों में भक्ति के पुष्प चढ़ाते हैं। और राम भक्त शाखा के जो कवि हैं वो अभिव्यक्ति को साधन मानते हैं, रीतिकालीन कवियों की तरह साध्य नहीं मानते, साध्य नहीं, भाषा का संस्कृत भाव चाहिए सांच, ऐसा बताते हैं। ये कवि राज्यश्रय की चिंता नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल ये लोक हिताय समाज सुखाय की बात करते हैं जो राम भक्त शाखा के कवि हैं। तो इस तरीके की विशेषताएं रही राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा की। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, सॉरी 13वां नंबर नहीं, यहाँ पर कौन था, 16 है, यहाँ पर 17वां नंबर प्रश्न। कवि विद्यापति किन किन उपाधियों से विभूषित किया जाता है विद्यापति को? तो विद्यापति की अगर बात की जाए तो विद्यापति की अगर बात करें तो कवि विद्यापति को निम्नलिखित उपाधियों से विभूषित किया जाता है, जैसे कि अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति को, दशावधान कहा जाता है। कवि शेखर 2022 में पेपर पूछा गया था 2022 में। दशावधान, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि, सरस कवि, कवि रत्न, नव कवि, ये सब उपाधियाँ किसकी हैं? विद्यापति जी की हैं।
ये बात ध्यान रखेंगे। मैथिल कोकिल तो उनका बड़ा फेमस उपाधि है। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न है, विद्यापति की राधा का परिचय दीजिए। विद्यापति की राधा का परिचय बताएं, यानी विद्यापति ने राधा के बारे में किस तरीके का वर्णन किया है उसके बारे में बताएं। राधा का परिचय, राधा को अंग बिरह को अंग, ऐसे उन्होंने लिखा है, कबीरदास ने वैसे लिखा है। राधा की प्रेम, राधा का प्रेम मतलब कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम, दो पाठ्यक्रम में आपके संकलित हैं विद्यापति के। देखिए, राधा कृष्ण विषयक पदों में विद्यापति ने लौकिक प्रेम का ही वर्णन किया है। राधा और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष की ही तरह परस्पर प्रेम करते प्रतीत होते हैं विद्यापति के यहाँ, तथा भक्ति की मात्रा ना के बराबर आपको इसमें दिखेगी। इस तरह कहा जा सकता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं और उनके पदों में माधुर्य पग पग पर देखा जा सकता है, यानी कदम कदम पर आपको माधुर्य भाव दिखेगा। आपको भगवान वाला भाव इसमें मतलब इनके कृष्ण और राधा में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इसमें माधुर्य के भाव दिखेंगे। एक सामान्य जो व्यक्ति होते हैं जिस तरीके से आपस में प्रेम करते राधा कृष्ण, ऐसे ही प्रेम करते हुए दिखाया है विद्यापति ने। 18 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, अमीर खुसरो की भाषा। अमीर खुसरो की अगर बात करें तो खुसरो की भाषा पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रकवि दिनकर जी कहते हैं कि हमें मानना पड़ता है कि इस भाषा यानी खड़ी बोली का प्राचीनतम लिखित साहित्य जो है वो खुसरो का है। इसलिए खुसरो खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों के जनक माने जाते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में खुसरो ने बड़ा मतलब बहुत बड़ी क्रांति की और सत्य की मतलब कि सत्य ही वे हिंदी और उर्दू के प्रवर्तक कहलाने योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी का तूती कहा जाता है इनको, या तूती हिंद की उपाधि दी जाती है इनको, हिंदुस्तान का तूती कहा जाता है अमीर खुसरो को। खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं हिंदी के। ठीक है, और उर्दू भाषा में भी इन्होंने बड़ा जबरदस्त योगदान दिया है अमीर खुसरो ने। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है बढ़िया प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे। प्रश्न है गोरखनाथ की कृतियां बताएं। गोरखनाथ की कृतियां, गोरखनाथ की अगर बात करें तो गोरखनाथ ने गद्य और पद्य यानी कि काव्य और गद्य दोनों में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं गोरखनाथ ने। इन रचनाओं का काल 1400 ईस्वी से 1400 विक्रमी संवत में आप देखते हैं, यानी 1350 ईस्वी लगभग आप मान सकते हो इसको। उसी के आसपास माना जाता है कि इन्होंने रचनाएं करी हैं लगभग। जो प्रमुख पुस्तकें प्राप्त हुई हैं इनकी गोरखनाथ की, उनमें गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध। नरवई बोध में नरवई नरपत शब्द का भ्रंश है नरवई, तो उसी को नरपत का टूटा हुआ या बिखरा हुआ रूप होता है नरवई, तो ही नरवई बोध या नरपत बोध। विराट पुराण, गोरख सार और गोरख की बानी, ये कई रचनाएं जो है ये गोरखनाथ की हैं, जो गोरखनाथ के द्वारा लिखी गई हैं। आगे देखिएगा, 20वां प्रश्न है कबीर के द्वारा वर्णित गुरु महिमा की महत्ता के बारे में बताएं। तो अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद देते हैं कबीर। शास्त्र वाक्य में ही गुरु को ही ईश्वर के रूप में खास करके कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है गुरु को शास्त्रों में। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को बनाता है, नवजन्म देता है। संत कबीर कहते हैं कि हरि रूठे गुर ठौर है, गुर रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान रूठ जाते हैं, हरि रूठे गुर ठौर है, यानी कि अगर भगवान रूठ जाते हैं, भगवान से रूठ जाओ, तो गुरु एक ठिकाना होता है या गुरु का एक सहारा होता है। ऐसे ही लेकिन अगर आप गुरु से रूठ जाएंगे तो कोई ठिकाना आपको नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जो होता है वो गुरु होता है, तो उसके इज्जत उसकी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि गुरु कहा भी गया है कि कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ और बलिहारी गुरु आपने आप ही देव बताए। तो मतलब आप ही बता दो कि भाई इसमें तो गुरु की महत्ता बताई गई है, गुरु को भगवान से बढ़कर के भी माना गया है कबीर के यहाँ, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, तुलसीदास कहते हैं कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो ये कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि गुरु जो होता है आपके चीज़ों को जानता हो, आपके आंतरिक भावों को समझता हो, उसके बाद में आपको राय सलाह देता रहे, आपको आगे बढ़ाता रहे, वो गुरु होता है। साखी का तात्पर्य क्या है, उसका क्या मतलब है? साखी जो है ये कबीरदास की एक रचना है, मतलब कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। क्या बीजक, क्योंकि कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं, मस कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, उन्होंने कभी कागज कलम को हाथ से अपने छुआ नहीं, तो कैसे लिखते। तो इसीलिए उनके जो चेले लोग थे कबीरदास के, उन लोगों ने बीजक मतलब कि उनकी वाणियों का संग्रह इकट्ठा किया होगा
और बीजक नाम से एक प्रकार से प्रकाशित हुआ। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। उन्हीं में से साखी जो है, इसी के बारे में पूछा गया कि साखी का तात्पर्य क्या है, उसका महत्व क्या है। साखी संस्कृत शब्द साक्षित से उद्धृत है, जिसका अर्थ होता है साक्षी, आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाला साक्षी कहलाता है। के संदर्भ में होता है साक्षी का प्रयोग। आगे चल करके नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहे जाने लगे। हिंदी निर्गुण संतों में साखियों का व्यापक प्रचार निस्संदेह कबीर के द्वारा ही हुआ। गुरु वचन और संसार की व्यवहारिक ज्ञान देने वाली रचनाएं साखी के नाम से प्रचलित होने लगी। तो ये होती है साखी का मतलब। और कबीरदास की जो वाणियों का संग्रह बीजक है, उसके 3 भाग है, साखी, शबद, रामायणी। तो उसी में से एक साखी जो है वो गुरु की महिमा के बारे में बताता है। 22 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से आप देखेंगे, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, स्पष्ट करें। बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं, स्पष्ट करें क्यों कहा जाता है। तो बिहारी अपने अद्भुत भाषा सामर्थ्य से इन्होंने दोहों से छोटे छंद में असीम अर्थ संभावनाएं भर दी हैं। इनके एक दोहे को अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि भाई 3-3 पेज में उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। इसी गुण के कारण से इनको बिहारी लाल को गागर में सागर भर दिया, ऐसा कहा जाता है। यहाँ गागर में सागर से तात्पर्य है कि वे एक ही दोहे में पूरी कहानी कहने में समर्थ थे, बिहारी लाल। उनके दोहों का संकलन बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है और इनमें 719 दोहे आप मान सकते हैं कि हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। बिहारी के दोहों की अगर मैं बात करूं तो एक दोहा मैं पढ़ूं अगर आपके समक्ष, जैसे कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सौ बात। ये बिहारी लाल का दोहा है। इसको पढ़ेंगे, जब इसके अर्थ को समझेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। और आप देखेंगे बिहारी का जो नायक है, यानी कि बिहारी जिस नायक और नायिका की बात करते हैं, नैनन ही सौ बातों, नैनों के माध्यम से 100 से अधिक बातें कर लेते हैं। कमरे में बंद, एक कमरे में नायक और नायिका बैठे हैं और सभा लगी हुई है, तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं। उसके लड़की के परिवार वाले भी हैं, लड़के के परिवार वाले भी हैं। और कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, इस तरीके से आंखें मिलती हैं, खिलती हैं, उसमें खिलखिला करके फिर हंसते हैं, फिर रीझता है कोई, फिर कोई मनाता है उसमें, फिर से क्या होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, दोनों खुश हो जाते हैं। आंखों के माध्यम से क्या होता है, नयनाचार होता है। ठीक है, तो ऐसे एक गाना बना कि आंखें कहती हैं कि, मतलब एक गाना भी, एक छोटा सा बच्चा था, बड़ा फेमस गाना हुआ है, वो बच्चा गा रहा है, वो बड़ा अच्छा, बड़ी मधुर स्वर में गाता है वो। तो वो आंखें जो है वो बोलती हैं, बिल्कुल बोलती हैं। और बिहारी लाल की तो आंखें, बिहारी लाल के नायकों की आंखें जो हैं 100 से अधिक बातें भरे कमरे में सबके सामने कर लेती हैं और भनक भी नहीं पड़ती लोगों को। कि कहत नटत दीझत खिजत मिलत खिलल लज्जियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। तो इसका अर्थ निकालेंगे तो बहुत लंबा अर्थ निकल जाएगा। तो ऐसे बिहारी लाल ने गागर में सागर भरने का काम किया। और बिहारी लाल बहुत सारे दोहे इनके आप पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आएगा। प्रश्न है, सूरदास की शैलीगत विशेषता पर प्रकाश डालें। इन शैली में कौन कौन विशेषता है सूरदास के, वह का बताओ। पहली शैली विशेषता इनके ये है कि कोमलतम भावों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने गीति शैली को प्रयोग, यानी कि उन्होंने एक गायन शैली का प्रयोग किया, ताकि आप जैसे कैसे कहत कत परदेसी की बात, ये मतलब इनका सूरदास का दोहा है। सूरदास का जो पद है गे पद में उनके लिखे गए। और वो खुद जो है बीणा, मतलब वो बजाते थे, कि उनका कोई यंत्र है, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो उसको बजाया करते थे। और ये जो है मतलब ये पद गाया करते थे सूरदास जी। जन्मांध थे कहा जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, बाद में अंधे हुए। हालांकि जो भी हो, बड़ा अच्छा गाते थे। खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए स्वर्ग सिधार जाते हैं सूरदास जी। लेकिन ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं अपने, मतलब उसमें पद में तो बड़ी अच्छी बातें कहते ही हैं, लेकिन उसको आप गा सकते हो बढ़िया से, कि कहत कत परदेसी की बात, या ऐसे जैसे कि क्या बोलते हैं, अरे बड़े सारे दोहे हैं, मतलब कि बड़े सारे पद हैं, मैंने तो बहुत पढ़ा है। तो वो सब उन सभी को आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर गीत शैली मिलेगी। तो बिहारी की शैली जो है कोमलता भाव की अभिव्यक्ति के लिए गीत शैली का प्रयोग इन्होंने किया। दूसरी बात, उनके पदों में गति जैसी संगीतात्मकता, सरलता और सहजता व्याप्त है, ताकि आप अच्छे तरीके से गा सकते हैं। उन्होंने वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। सूर्य के काव्य में व्यंग शैली, उपालभ्य शैली और संबोधन शैली, ये तीनों शैलियों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सूरदास की शैली की विशेषता ये थी। आगे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न, सूरदास के काव्य सौंदर्य का परिचय दीजिए। पहला
परिचय ये है सूरदास के काव्य सौंदर्य का कि सूर का काव्य जयदेव और विद्यापति की भक्ति परक श्रृंगारिक परंपरा में है, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य के काव्य जो हैं वो गेय पदों में है। तीसरी बात, सूर्य काव्य में सगुण रहस्यवाद का सुंदर वर्णन करते हैं और सगुण का पूर्ण समर्थन करते हैं। कबीर की गोपियाँ जो है जिस तरीके से उद्धव को, उस उद्धव बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है और कहते हैं कि भाई तुमने जो ये ज्ञान और इसकी पगड़ी है जो ला करके तुम यहाँ पर गठरी है जो ब्रज में लान उतारी, तो ये तुम जो लेकर के आए हो यहाँ नहीं बिकने वाला है, तुम गलत जगह पर चले आओ। बहुत ज़्यादा धृष्ट करती, मतलब बहुत ज़्यादा उद्धव एकदम से परेशान हो जाते हैं गोपियों की बातों, गोपियों के तर्क के सामने उद्धव का ज्ञान वान सब खत्म हो जाता है। तो सगुण की प्रतिष्ठापना करती हुई यानी गोपियाँ जो हैं वो सगुण की तर्क देती हैं और उद्धव निर्गुण का तर्क देते हैं। लेकिन निर्गुण का तर्क जो होता है सगुण के तर्क के समक्ष खंडित हो जाता है, तुरंत 2 मिनट लगता है गोपियों को उद्धव जैसे ज्ञानी को पराजित करने में। तो ये है सूरदास। सूरदास या सूर्य के काव्य में सगुण रहस्यवाद का सुंदर वर्णन है। सूर्य के काव्य में प्रकृति के रमणीय चित्र भी आपको मिलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, भ्रमर गीत का अर्थ बताइए। भ्रमर गीत की बात की जाए तो कृष्ण काव्य का वह प्रसंग जिसमें भ्रमर के माध्यम से उद्धव और कृष्ण के प्रति गोपियों की विरहजन्य पीड़ा यानी उपालभ्य के रूप में प्रकट हुई है। प्रेम की महत्ता और ज्ञान की निरस्ता प्रतिपादित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा भ्रमर गीत सार का। भ्रमर यहाँ मात्र प्रतीक है जो रूप रंग मतलब रंग रूप क्रिया साम्य के कारण उद्भव और उद्धव और कृष्ण के प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से कृष्ण काव्य का वह प्रसंग जिसमें भ्रमर के माध्यम से उद्धव और कृष्ण के प्रति गोपियों की विरहजन्य पीड़ा जो है प्रकट हुई है वही होता है भ्रमर गीत। ठीक है, तो भ्रमर गीत का ये अर्थ होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जायसी रचित पद्मावत की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए पद्मावत की कई विशेषताएं। पद्मावत सबसे पहली बात तो ये अवधी भाषा में है, ठेठ अवधि में है। पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्यों में सर्वोपरि है, एक महाकाव्य है। दूसरी बात, प्रेम तत्व की मानविक व्यंजना पद्मावत के समान आपको और कहीं नहीं दिखेगी। सूफी कवियों की प्रेम गाथाएं हिंदी साहित्य जगत में को अनुपम देन है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण देन पद्मावत ही है। रानी नागमती और पद्मावती और इसके अलावा रतन सेन की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से पारलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करी गई है। पद्मावत में जायसी ने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का बड़ा सरलता से समन्वय करने का काम किया है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का, संयोग का और वियोग का बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्णन आपको मिलता है। आप इसमें 12 मासा 60 ऋतु वर्णन सब कुछ आप देख पाएंगे जायसी कृत राम पद्मावत में। ठीक है, इसमें आपको 12 मासा का वर्णन मिल जाएगा। 12 महीनों में किस तरीके से विरह की स्थिति होती है नागमती की, वो आप देख पाएंगे। नागमती का विरह वर्णन पहले आपको पढ़ने को मिलता था बी फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब नहीं है सिलेबस में आपके। अब आपको तो मानसरोवर खंड आपके शामिल कर दिया गया जब नहाने के लिए जाती हैं। अगला प्रश्न है, जायसी के काव्य में रहस्यवाद पर प्रकाश डालें। तो देखिए जायसी के काव्य में दोनों प्रकार के रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। जायसी का रहस्यवाद सूफी मत से प्रभावित था। जायसी की रहस्य भावना बहुत उच्च कोटि की है। वे सृष्टि के कण कण में उसी ईश्वर का दर्शन करते हैं जो सर्वव्यापी है, यानी वो हर एक कण में ईश्वर की बात करते हैं कि जैसे भगवान जो है हर एक कण कण में होता है वैसे ईश्वर हर जगह होता है। जैसे यहाँ की जो विचारधारा थी भारतीय विचारधारा, वही विचारधारा आपको मिलेगी इनकी भी, जायसी की भी। सूफी मत में ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में भी की जाती है और वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी जायसी के यहाँ। रहस्यवाद 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधनात्मक रहस्यवाद, एक होता है भावात्मक रहस्यवाद। दोनों प्रकार के रहस्यवाद का वर्णन आपको जायसी के यहाँ पर मिलेगा। तो ये है जायसी के रहस्यवाद की विशेषता या उस पर प्रकाश डालने को लेकर के सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, जायसी की भाषा शैली पर प्रकाश डाले। जायसी की उक्तियों में चमत्कार के साथ भावुकता भी मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि का माधुर्य है। उपमा उत्प्रेक्षा रूपक जायसी के प्रिय अलंकारों में से रहे हैं। भाषा भाव अनुगामिनी सुगठित और माधुर्यपूर्ण है, यानी भाषा जो है वो एकदम से तारतम्यता के हिसाब से भाव के हिसाब से भाषा का प्रयोग किया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया है। जायसी की भाषा में कतिपय दोष भी है। इनकी भाषा तुलसी की तरह सुव्यवस्थित नहीं है। इनकी भाषा जो है उबड़ खाबड़ है, मतलब व्यवस्थित नहीं है, ठेठ अवधि का प्रयोग है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कहावतों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग भी आपको अवधि मतलब इसमें देखने को मिलेगा पद्मावत नामक ग्रंथ में जायसी के यहाँ। जबकि तुलसीदास जो है वो बहुत ही संस्कृत निष्ठ सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से भाषा का प्रयोग करते, भाषाओं के बड़े ज्ञानी भी थे तुलसीदास। लेकिन तुलसी के समक्ष कवि और ज्ञान के मामलों में मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य में कोई कवि नहीं था तुलसीदास के ऐसा।
हालांकि मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीरदास अपने आप में एक हैं विद्वान, लेकिन एक कवित्व और ज्ञान दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखें, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की बात की जाए, चाहे एक कवि के रूप में उनके ज्ञान को अगर परखा जाए, तो तुलसीदास जैसा ज्ञानी जो है कोई नहीं रहा हिंदी साहित्य में, और ना ही उनके जैसा कवित्व जो है लेकर के कोई पैदा हुआ। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 3 नंबर, मतलब कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता, सूफियों ने फारसी की मसनबी पद्धति पर प्रेम गाथाओं की रचना करी है। दूसरी बात, सूफी काव्य में हिंदू संस्कृति का मार्मिक चित्रण हुआ है। तीसरी बात, सूफियों ने लौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना करी है। सूफी प्रेम गाथाओं की रचना प्रबंध शैली में हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे महाकाव्यों की रचना अधिक हुई है। सूफी प्रेम गाथाओं की रचना अवधी भाषा में हुई है सारी की सारी, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो सूफी काव्यधारा की विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप लोगों ने जाना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है, निराला जी के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो छायावादी पहली विशेषता, देखिए चित्रण, प्रकृति चित्रण निराला जी का बड़ा जबरदस्त है। छायावादी काव्य में प्रकृति स्वतंत्र रूप से उपस्थित हमारे समक्ष हुई है, और प्रकृति का जो अच्छा वर्णन होता है वो छायावाद में आपको देखने को मिलता है। वैसे प्रकृति का सुकुमार कभी कहा जाता है उनको, पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को, लेकिन आप निराला जी के यहाँ, प्रसाद जी के यहाँ, महादेवी वर्मा जी के यहाँ सब जगह आपको प्रकृति का सुंदर वर्णन आपको मिल जाएगा। निराला उन्मुक्त प्रकृति के गायक थे। निराला जी के काव्य में प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन मिलता है। निराला जी ने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है। मतलब प्रकृति का मानवीकरण का कहने का मतलब ये है कि प्रकृति को मानव के रूप में या एक स्त्री के रूप में देखा है। निराला जी के काव्य में प्रकृति का यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण दोनों हुआ है। तो ये है निराला जी का प्रकृति चित्रण। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम है, जबकि कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। रम्यते यस्मिन् योगिनः सह रामः, ये कबीर के राम है। जबकि तुलसी के राम क्या हैं, दशरथ जी के पुत्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जो हैं वो तुलसी के राम है। जबकि जो निर्गुण ब्रह्म के एक प्रकार से है, निर्गुण ब्रह्म के जो परम सत्ता है वो राम है, वो कबीरदास मानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, तुलसीदास की रचनाओं के नाम बताइए, अथवा तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखें। तुलसीदास की मुख्य रूप से 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, जिनमें रामचरितमानस, रामलला नचहूँ, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, विनय पात्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, ये सब जो है रचनाएं बड़ी फेमस है इनकी। श्री रामचरितमानस सबसे जबरदस्त काव्य है हिंदी साहित्य का, रामचरितमानस, ध्यान रखेंगे इस बात को। 32 नंबर प्रश्न, तुलसी के रामराज्य वर्णन की 4 विशेषताएं बताएं। देखिए, राम राज्य में किसी को दैहिक, दैविक और भौतिक दुख नहीं था, ये बात बताया गया। और एक चौपाई आती है रामचरितमानस में कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य ये कबहु न व्यापा। मतलब दैहिक, दैविक और भौतिक ये किसी प्रकार का ताप राम राज्य में नहीं व्यापता है। ये गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में लिखते हैं। अब तो भगवान राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त माहौल है अयोध्या का इस समय, मज़ा आ रहा है एकदम से, बहुत मतलब ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। अब तो लगभग कंप्लीट हो गया, 22 जनवरी को उद्घाटन है, और एयरपोर्ट तो बन ही गया है। मैं इधर का हूँ तो मैंने देखा है उसको। देखिए, तुलसी के समय रामराज की वर्णन में सबसे पहली विशेषता, रामराज्य को में किसी को कोई दुख नहीं होता है। दूसरी बात, वृक्ष मांगने से फल देते, मतलब वृक्ष मांगने से फल देते थे, ऐसी व्यवस्था थी। सभी परस्पर प्रेम भाव रखते थे, प्रेम भाव से रहते थे। सभी लोग निरोग थे, कोई मतलब निरोगी काया थी, कोई रोग नहीं था, और किसी की अल्पकाल में मृत्यु नहीं होती थी। ये रामराज की विशेषताएं थी। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निराला जी के काव्य में भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। निराला जी निराशावादी नहीं है, पर ऐसे आशावादी नहीं जो दुखों की उपेक्षा करें। दुखों को ये अपने काव्य में लिखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। वे सुख और दुख के द्वंद्व को महत्व देते हैं। सुख और दुख जो है ये दोनों एक प्रकार से एक द्वंद्व इसमें आपको दिखाने का काम इनके रचनाओं में मिलता है। निराला जी के जीवन में बहुत दुख रहा है, सुख कम दुख ज़्यादा रहा है। निराला जी रचनाओं का प्रेम, निराला जी की रचनाओं का प्रेम भी एक विषय है। यह प्रेम
अत्यंत पावन प्रेम है जो निराला जी ने दिखाया है। अपनी मतलब आपकी रचनाओं में यानी कि निराला जी की रचनाओं में करुणा भी हृदय को द्रवित करने वाली है। इनकी रचनाओं में देश प्रेम का स्वर भी मुखरित हुआ है। निराला जी के काव्य का भाव पक्ष सफल है, परंतु उनका काव्य पुरुष भावनाओं का काव्य है। उनके काव्य में आप देखेंगे दुख बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। जाहिर सी बात है, उनकी पत्नी का देहांत होता है, फिर उनकी पुत्री सरोज का देहांत होता है, तो आप देखेंगे उनके जीवन में सुख नहीं मिला, दुख ही रहा जीवन, और बहुत ही आर्थिक स्थिति भी उतनी ठीक नहीं थी। देखिए अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन से, मौन निमंत्रण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मौन निमंत्रण रचना किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। मौन निमंत्रण की बात करें तो मौन निमंत्रण पंत जी की रहस्यमयी कविता है, जिसकी कला छायावादी और ध्वनि रहस्यवादी है। और दूसरी बात, उस असीम अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और कौतूहल की भावना काव्य में रहस्यवाद की अवतारणा का कारण बनती है। मौन निमंत्रण में इस कविता में प्रकृति कण कण मतलब कि कण कण में व्याप्त है। अव्यक्त सत्ता का मौन निमंत्रण देती है, जो प्रकृति है वो सत्ता को निमंत्रण देती, मौन निमंत्रण, ठीक है। और इस कविता में प्रकृति के कोमल भयंकर दोनों रूपों का वर्णन आपको मिलेगा। कवि को आकर्षित करते हैं और दोनों तरीके का वर्णन कवि करता भी है। कवि दोनों ही रूपों को, दोनों रूपों से उस असीम अज्ञात विराट सत्ता को संकेत करता है, भगवान के प्रति संकेत करता है। मैंने तो मौन निमंत्रण कविता की बारे में उसकी व्याख्या पूरी बताई, उसमें आप देख लीजिएगा। पूरी की पूरी व्याख्या यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, आप आसानी से पढ़ डालिएगा। और इसको लेकर के मतलब हिंदी साहित्य का जो कोर्स लॉन्च किया गया था, उसमें जो पीडीएफ वगैरह दिया जाता है, तो अगर कोर्स वगैरह लेना है, हालांकि कोर्स लॉन्च किया गया था 1-2 महीने पहले, लेकिन अभी भी अगर आपको कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं। 9161 93 60 62 पर आपको कोर्स मिल जाएगा। हालांकि आपको अगर लेना चाहिए तो लेना का अगर मन है तो ले सकते हैं। पीडीएफ वगैरह उसमें आपको भेज दी जाएगी, सारी की सारी पीडीएफ। तो उसके लिए चार्ज लगता है, कोर्स लेने के लिए आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर 2000 मतलब कि सेकंड सेमेस्टर में कोई पढ़ाई होगी तो उसमें आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अगर आपको ऐड होना तो उसके लिए आपको एसएमएस करना पड़ेगा इसी नंबर पर, और उसमें आपको 100 रुपये पे करने होते हैं और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाता है। तो अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकते हैं अभी भी, वो मैंने ओपन कर दिया है। क्योंकि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, तो जिन छात्रों को लेना है वो ले सकते हैं। उसमें इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और जो महासंग्राम वीडियो और इन सभी के जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ वाले, वो सब आपको मिलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी। तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। और जो वीडियो लिंक हैं सारी की सारी वो भी आपको मिल जाएंगी, आप सारी वीडियो देख पाएंगे। संपूर्ण सिलेबस आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आप सारी चीज़ें आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, मतलब कि अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख कृतियों में जैसे कि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, भक्तमाल, वेणुगीत, प्रबोधिनी, ये सब रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, ध्यान रखेंगे, रट डालिएगा इन रचनाओं को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पंत का छायावादी काव्य में क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। तो पंत जी के प्रथम मतलब पंत जी छायावाद के प्रथम उन्नायकों में से एक हैं। 4 उन्नायक हैं छायावाद के, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ठीक है। जिनमें पंत जी जो हैं प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उन्होंने अपने पल्लव तथा गुंजन शीर्षक काव्यों में छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना का सफल समावेश किया है। पंत जी के काव्य में छायावादी भावनाओं और छायावादी कला का सफल समावेश हुआ है। इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार छायावादी काव्य में पंत जी का विशिष्ट स्थान है, और उनकी बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ये सब काव्य ग्रंथ हैं, काव्य संग्रह हैं, और छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही जिस प्रकार श्री जयशंकर प्रसाद को छायावाद के उद्भव और विकास का श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार पंत जी को उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। पंत जी की रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हुई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं पंत जी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 36 नंबर, बाबा नागार्जुन सच्चे अर्थों में जन कवि हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत हैं। जन कवि का अर्थ होता है जनता का कवि, जनता का लोकप्रिय कवि। इस दृष्टि से नागार्जुन सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि कवि हैं, जन कवि हैं। उनके काव्य की महत्ता जनहित में लगी उनकी जनवादी प्रतिबद्धता है। वे स्वयं को भी जनकवि कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहते हैं नागार्जुन कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये बाबा नागार्जुन है। उन्होंने यह स्वीकारा बाबा नागार्जुन ने कि भारतेंदु के बाद हिंदी कविता को जनता
के बीच खड़ी करने की कोशिश मैंने की है, खुद कहते हैं। जहाँ डॉक्टर रामविलास शर्मा की मान्यता यह है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक छवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। तो इस तरीके से ये हैं बाबा नागार्जुन और सच्चे अर्थों में जनकवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखेंगे, घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नामोल्लेख कीजिए। तो घनानंद के द्वारा अगर बात करें, देखिए सवैया, कबित, त्रिलोकी, त्रांटक, निसाती, सुमेरु, शोभन, त्रिभंगी, दोहा, चौपाई, ये सब छंद घनानंद ने प्रयोग किए हैं। ध्यान रखेंगे, तो इसमें कई छंदों के नाम है, 5 पूछे गए थे, 10 छंद आप यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये 2022 में प्रश्न पूछा गया था, मैंने पेपर भी ये वाला सॉल्व करवाया है। अगला प्रश्न 37 नंबर, अज्ञे की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। देखिए भग्नदूत ये काव्य रचना है, इनकी काव्य संग्रह है। चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधन रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये सब इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, काव्य संग्रह हैं, ऐसे बोले तो अज्ञे की। इनकी समस्त कविताएं सदा नीरा 1 और सदा नीरा 2 के नाम से संकलित हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, अज्ञे के काव्य में प्रकृति चित्रण किस प्रकार से है। तो अज्ञे ने प्रकृति चित्रण के लिए जिन नाना रूपों, नाना माने कि कई रूपों का चित्रण किया है, जिन चित्रों मतलब कि जिन रूपों को विषय बनाया है, उनकी सूची बड़ी लंबी है। उनके काव्य में वन, पर्वत, नदी, सागर, खेत, खलिहान, तट, आंगन, झील, सरोवर, डगर, पगडंडी, इन सभी को स्थान मिला है और अपनी विशिष्ट छवि में ये सब अपने अपने जगहों पर अंकित किए गए हैं, लिखे गए हैं, कविताओं में इन सभी को स्थान मिला है। तो अज्ञे के काव्य में प्रकृति चित्रण जो है इन सभी रूपों में आपको देखने को मिलता है। अज्ञे ने प्रकृति को उसके नवीन रूप में प्रस्तुत किया, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो बिल्कुल इन्होंने किया, तो प्रकृति का चित्रण जो है अज्ञे ने बड़ी मार्मिकता के साथ किया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया। ठीक है, आगे देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है, नदी के द्वीप कविता का वैशिष्ट्य बताएं। नदी के द्वीप कविता बात करें तो एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें नदी द्वीप तथा भूखंड को प्रतीक के रूप में चुना गया है। कवि का विचार है कि जिस प्रकार द्वीप भू का ही एक खंड होता है, परंतु नदी के कारण से उसका अस्तित्व अलग हो जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी समाज का एक अंग होता है, परंतु सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। ये उन्होंने बताया कि जो उसकी सामाजिक परंपराएं होती हैं, लोक रीतियाँ होती हैं, वो किसी व्यक्ति को विशिष्ट व्यक्तित्व बनाती हैं। ठीक है, ये जैसे एक नदी के द्वीप को, नदियाँ जो होती हैं चारों तरफ से क्या होती है, पानी आ जाता है और उस पानी के कारण से एक वो पृथ्वी से अलग हो जाता है, भूमि के टुकड़ा अलग हो जाता है, तो वो अलग अपना महत्व रखता है। तो ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो अपना अलग महत्व रखते हैं, चूँकि वो सामाजिक परंपराएं उनको विशिष्ट बनाती हैं। ये नदी के द्वीप कविता का वैशिष्ट है या विशेषता। अगला प्रश्न 40 नंबर, कलगी बाजरे की कविता की विशेषता बताएं। तो अज्ञे की रचना है कलगी बाजरे की। अज्ञे ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमान का विद्रोह किया है। कभी इस कविता में प्रेयसी को किसी प्रकार के रीतकालीन उपमानों, तरीका, कमलिनी, चंपे की कली जैसे सीमित उपमानों से नहीं सजाना चाहता। वह यदि उसे कलगी बाजरे की या बिछली घास कहता है तो उसे प्रेम कहीं अधिक विस्तृत एवं फैला दिखाई देता है, और इसलिए कलगी बाजरे की कविता लिखी मतलब अज्ञे ने, और इसकी विशेषता यही है। 41 नंबर प्रश्न, बादल को घिरते देखा है कविता का वैशिष्ट्य बताएं। तो बादल को घिरते देखा है कविता में बादल की प्रकृति यानी नेचर के बारे में कवि का अपना चिंतन है, कवि का अपना विचार है। यह बादल कालिदास के मेघदूत हैं जो बिरही के पास संदेश लेकर के जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी, बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबंध प्रस्तुत कर दिया गया है बादल को घिरते देखा रचना में। अगला प्रश्न है 40 नंबर, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह में देखिए, पहला है थके हुए कलाकार से, कवि और कल्पना, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और देशांतर। ये कई काव्य संग्रह हैं धर्मवीर भारती के, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मोचीराम कविता का वैशिष्ट्य बताएं। मोचीराम कविता सुदामा प्रसाद पांडे की बड़ी जबरदस्त कविता है और जनवादी कवि धूमिल की चर्चित
धूमिल सुदामा प्रसाद पांडे का उपनाम है। बहुचर्चित कविता है, बहुप्रशंसित कविता है। इस कविता को पढ़ते हुए लगता है कि मोचीराम बिल्कुल आंखों के सामने रापी लिए बैठा हुआ है। रापी मतलब जो मोची जो सीने वाला होता है औजार उसका, और संलाप कर रहा है। पेशे के प्रति ऐसी ईमानदारी इस सृष्टि में और नहीं तो कम से कम भारत में बहुत कम लोगों में दिखलाई पड़ती है। यहाँ कवि ने बेईमानों, घूसखोरों, अनैतिकवादियों पर बड़ा मारक और तीखा व्यंग किया है। मोचीराम कविता मोची के प्रति धूमिल के दर्द और सहानुभूति का ज्वलंत प्रमाण आपको दिखाई पड़ता है। इस कविता में कवि ने मोची जीवन का जीवंत रेखाचित्र प्रस्तुत कर दिया है। निश्चय ही यह कविता कवि धूमिल को निर्विवाद रूप से एक बड़ी संवेदना के रचनाकार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित करती है। और धूमिल जी हैं भी वैसे। धूमिल की काव्य धारा या काव्य भाषा, धूमिल की काव्य भाषा की अगर बात की जाए तो काव्य भाषा उनकी थोड़ी सी जरूर वैसी रही है, लेकिन फिर भी बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। धूमिल द्वारा कविताओं में प्रयुक्त ऐसी भाषा के चित्र यत्र तत्र सर्वत्र देखे जा सकते हैं। स्पष्ट कि यह भाषा लड़ाई की भाषा है। उनकी भाषा में आक्रामकता है, जबान का तीखापन है, मतलब कि वो जो शब्द समाज में नहीं बोले जाने चाहिए या समाज जिस शब्दों को सुनना पसंद नहीं करता, उन शब्दों का प्रयोग भी बड़े धड़ल्ले के साथ करते हैं। यह तीखापन वहाँ नहीं है जहाँ दंतहीन शिशु की किलकारी है, मतलब जहाँ पर गरीबी है वहाँ पर तीखापन आपको आक्रामकता भाषा में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ पर आप देखेंगे मतलब थोड़ा सा वो है, सत्ता की बात है या अन्य चीज़ों की बात है, वहाँ पर इनकी भाषा का जो स्तर है एकदम से मतलब चढ़ जाता है, तीखापन होता है उसमें। जहाँ गांव घर माँ धरनी बच्चों से लगाव है, जहाँ गरीबी और बेबसी का मार्मिक चित्रण है, जहाँ जीवन की मुस्कान है, लोक मंगल की कामना है, भविष्य के प्रति आस्था है, वहाँ भाषा साफ सुथरी है, सरल है, संवेदना जगाने वाली भाषा है, बड़ी मधुर भाषा है, ठीक ठाक भाषा है। वहाँ तो उनकी भाषा बड़ी आत्मीय हो जाती है। वास्तव में गरीबी को भाषिक संपन्नता में जीने वाले एकमात्र कवि हिंदी साहित्य के हैं, वो हैं धूमिल। धूमिल की भाषा चरित्र व्यंग्यात्मक है। ऐसा इसलिए है कि वे मन से इतने स्वस्थ हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अस्वास्थ्य को सह नहीं पाते और अपनी भाषा के माध्यम से प्रहार करते हैं। और तब जब भी वे उन्हें गुहार निकालते हैं, बात व्यंग्यात्मक हो जाती है। जब भी वो गुहार लगाते हैं, बात व्यंग्यात्मक हो जाती है। कुछ भी कहते तो व्यंग की शैली में आ जाते हैं। तो इस तरीके से भाषा उनकी कभी कभी मतलब एक विद्रूपता, भाषा की विद्रूपता के बारे में को लेकर के भी इन पर सवाल उठे हैं, हालांकि वो अलग की बातें हैं। तो आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 44 नंबर प्रश्न है, धूमिल की दृष्टि में कविता की परिभाषा क्या है। धूमिल कहते हैं कविता की परिभाषा को देते हुए कि विभिन्न काव्य पंक्तियों में धूमिल ने कविता को परिभाषित करने की कोशिश करी है। धूमिल की कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल की कविता भाषा में आदमी होने की क्या है, तमीज है। धूमिल का काव्य घेराव में खड़े कवि का संक्षिप्त एक आलाप है। धूमिल की कविता हिंदी में नक्सलवाड़ी है। धूमिल की कविता सही समझ की अभिव्यक्ति है। तो धूमिल की कविता की ये परिभाषा है। कविता की परिभाषा क्या है, भाषा में आदमी होने की तमीज है कविता। काव्य घेराव में खड़े कवि का संक्षिप्त एक आलाप है कविता। हिंदी में नक्सलवाड़ी है धूमिल की कविता। धूमिल की कविता सही समझ की अभिव्यक्ति करती है। ये है धूमिल सुदामा प्रसाद पांडे जी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, शोध के अंग अथवा शोध की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में बताएं। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता है एक। किसी भी क्षेत्र में शोध करने के लिए विभिन्न तरीकों या विधियों या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न तरीके ही शोध पद्धतियाँ या बोध या की प्रविधि कहलाते हैं। शोध की पद्धतियाँ विभिन्न प्रकार से होती हैं। सबसे पहली बात, कोई भी शोध करने के लिए, खोज करने के लिए एक विषय चुनना पड़ता है कि भाई किस विषय पर आपको शोध करना है, तो विषय निर्धारण कर लेना पहली बात। दूसरी बात, शोध समस्या का निर्धारण करना, किस समस्या पर आप शोध करना चाहते हैं वो भी आप डिनोट कर लें। तीसरी बात, संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण कर लें, जो उससे रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी गूगल पर या कहीं पर मिल जाए आपको। उससे पहले किसी कवि ने उस पर तर्क या कुछ लिखा है, कोई व्यक्ति ने उस पर टिप्पणी करी है, उन मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर आप अपना शोध तैयार करना चाहते हैं, तो उस पर आप गहन अध्ययन कर लें, उसका विस्तार से अध्ययन कर लें। परिकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण कर लें, जिससे आगे आने में आसानी हो। एक सांचा बना लें ताकि आप जो है उसी रास्ते पर आगे बढ़ें। शोध की रूपरेखा तैयार कर लें,
यानी शोध का एक प्रारूप बना लें कि शोध कैसे कैसे करना है, किन किन तरीकों का प्रयोग करके करना है। तथ्य संग्रह और तथ्य विश्लेषण कर लें। जो तथ्य यानी जो डाटा हमको मिले, जब हम शोध करें जो हमने डाटा मिले, उन डाटा को हम इकट्ठा कर लें, उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस कर लें, आंकड़ों का संकलन कर लें जो भी हमको प्राप्त हो डाटा। उसके अलावा तथ्यों का संग्रह कर लें जो भी हमको मिले, तो ये सब हमको कर लेना है। इसके बाद में परिकल्पना की जांच कर लेनी, जो आपने परिकल्पना बनाई थी ये परिकल्पना सही है या गलत है, इसकी जांच कर लें। समान्वीकरण और व्याख्या करें, यानी कि फिर नियम आपका बन जाएगा, जो भी आप चाह रहे हैं वो निष्कर्ष निकलेगा। फिर उसके बाद में उस पर आप रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन तैयार करेंगे कि भाई फीडबैक जिसको आप बोलते हैं, तो फीडबैक तैयार करेंगे। तो इस तरीके से ये शोध के अंग होते हैं, शोध की प्रक्रिया के विविध चरण होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। और 40 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। 45 ये था तो ये 46 होगा आपका। 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रवृत्तियों का नामोल्लेख कीजिए। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखें, साहित्य में शोध की प्रमुख विधियां निम्न है। तुलनात्मक शोध पद्धति पहली, दूसरी समाजशास्त्रीय शोध पद्धति, तीसरी भाषा वैज्ञानिक शोध पद्धति, चौथी मनोवैज्ञानिक शोध पद्धति, पांचवी अंतरानुशासनात्मक शोध पद्धति, छठवीं आगमनात्मक शोध पद्धति और छठवीं है आपकी मतलब सातवीं है निगमनात्मक शोध पद्धति। ये शोध पद्धतियां हैं जिसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया था। आपकी बार भी आ सकते हैं प्रश्न, तो इनको आप एकदम से रट डालिएगा। और इसके अलावा जो हमारे राम मनोहर लोहिया के छात्र छात्र हैं जो माइनर में पेपर ले रखे हैं, चाहे बीए में है, आप बीएससी में है, बीकॉम में है, तो अगर आपका माइनर सब्जेक्ट है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेजर और माइनर दोनों के लिए है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए ये 250 प्रश्न आपके लिए बहुत हैं। इनके इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आओगे। और लिखित वालों के लिए आज का वीडियो, और जिनका लिखित नहीं ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो ये वीडियो देख लीजिएगा। तो बस आपके ये 2 वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो इन 2 वीडियो को खूब देखिएगा। प्लेलिस्ट में और वीडियोज है उनको देख लीजिएगा। महासंग्राम, मॉडल पेपर, रामबाण, ये सब वीडियो आप जरूर देखें, ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चले, धन्यवाद।